हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू बिकॉज फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट विच इज यू कैन से द गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द एचएस 2025, जिसमें जो नए एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए स्पेशली एक गाइडेंस प्रोग्राम जो है हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्लास 1 भी आपका आज हो जाएगा विच इज़ द स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन, जो बिल्कुल बेस से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि ये गाइडेंस प्रोग्राम जो है स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लिए आपका रहेगा, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन रहता है आपके एचएस की जब हम बात करते हैं, नॉट ओनली फॉर द एचएस, इन फॉर द एवरी एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टेट और द कमीशन स्टूडेंट्स, तो उन सभी के लिए जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और स्पेशली हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे दैट क्या इसका वेटेज रहता है, क्या इसका रोल रहता है, क्या पर्सनालिटी टेस्ट तक, चाहे प्री मेंस और पर्सनालिटी की बात करते हैं, क्या इसका रोल रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम इसी में कवर करेंगे। बट फिर भी थोड़ा सा फैमिलियर मैं आप लोगों को कर देता हूँ इस प्रोग्राम के साथ, और यस हिमाचल के लिए स्पेशली ये रहेगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ दैट जो स्टार्टिंग डेट है एक्चुअली में इसकी वो 16 सितंबर 2024 है, यानी कि आज से जो है ये स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम हमारा, और इसीलिए मैं पहला क्लास जो है आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे। देन उसके बाद टाइम टेबल में अगर आप देखेंगे यानी कि कौन कौन से दिन आपको ये लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो है वीक में ये 3 लेक्चर जो है आपको इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देन टाइमिंग की बात करें 4 PM के आसपास जो है आपको एक वीडियो जो है वो इन डिसाइडेड डेज के ऊपर जो है वो मिल जाएगा इस गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड, एंड यस सब्जेक्ट शुड बी द हिमाचल प्रदेश जीके। नाउ दिस इज नॉट द जीके कि आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कुछ टॉपिक में लेके आया हूं एंड ऑल नो, मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा ओवरऑल सिनेरियो जो है इस हिमाचल प्रदेश का बताने की कोशिश करूंगा दैट किस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है इस एचपीजीके की अगर हम बात करते हैं, या फिर किस तरह से इसकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, चाहे आप मेंस की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्री की बात कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, वो सारे ही डायमेंशंस जो है हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज लॉन्ग प्रोग्राम, लाइक लंबा प्रोग्राम हमारा ये चलेगा, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम प्री ओरिएंटेड थोड़ा सा रहेंगे। प्री पे मैं आपको बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें आइए देख लेते हैं, बता देता हूं क्या कुछ आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहले हिमाचल के लिए खासकर पहले तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा सा एक ओवरऑल सा सिनेरियो बताऊंगा दैट क्या इंपॉर्टेंस है आपके इस हिमाचल प्रदेश की जब भी हम एचएस एग्जाम की बात करते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेन हो, चाहे फिर इंटरव्यू हो, किस तरह से हमें इसको अप्रोच करना होता है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज रहते हैं, ऑल द थिंग्स विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम। लेकिन यस जो आपको एजुकेट किया जाएगा, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो क्या है उसकी चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैप रीडिंग होगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं जितने भी ये सवाल अब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकेशन बेस्ड सवाल जो है वो भी आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो लोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप एक बार हिमाचल प्रदेश के साथ पूरा का पूरा फैमिलियर अगर आप हो जाएंगे, देन उसके बाद द थिंग्स विल बी इजी टू हैंडल फॉर यू, तो बहुत इजी उसके लिए हो जाएगा उन चीज़ों को हैंडल करना, उनको अप्रोच करना वो काफ़ी इजी रहेगा। तो इसमें हर डिस्ट्रिक्ट का जो भी हमारा मैप रहेगा उसको मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में आप लोगों को स्टडी यहाँ पे करवाऊंगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाली जाएंगे, नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट, आप ये ना ही बोले आप ये ना समझें कि सर इसमें 10 या 12 टॉपिक, नो, द कंप्लीट हिमाचल प्रदेश फॉर द प्री परस्पेक्टिव की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं प्री ओरिएंटेड, बिकॉज देखो जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं दैट वैसे तो जनरल स्टडी या फिर इसके लिए यू कैन से सिविल सर्विसेज के लिए कहा जाता है कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों ही साथ में चलती है, नो डाउट दोनों ही साथ में भी चलती है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश जो है वो फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है रेदर देन द अंडरस्टैंडिंग का जब पोर्शन आता है। तो उस केस में ये थोड़ा सा मस्ट हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को बाइफर्केट करना पड़ेगा, प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड। तो इसलिए सबसे पहले आई विल टारगेट ऑन द प्री, और प्री में कौन कौन से वो टॉपिक्स रहते हैं, टॉपिक्स मीन द सेंस जो भी सेगमेंट्स रहते हैं, चाहे जियोग्राफी है, आर्ट है, सोसाइटी है, इंडस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम। इसका जो मैंने डिसाइडेड डेज बोले उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसका जरूर मिलेगा, राइट। तो ये सारी ही चीजें, तो इसके आप प्रॉपर नोट्स प्लीज जरूर बनाइएगा सभी के सभी, और ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये मैं आपको 5 मिनट सीरीज के अंतर्गत जो है वो सारे के सारे कवर करवाऊंगा, यानी कि कंप्लीट फैक्चुअल,
और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को, अंडरस्टैंड भी आप बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे कर पाएंगे। और जैसे ही कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा देन वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, सो दैट साथ साथ में इवैल्यूएशन भी होती रहे हमारी इस प्रेपरेशंस की, और कुछ एक वैल्यू एडिशन थिंग्स जो हैं वो भी हम इसमें करेंगे, राइट। तो आज ये पहला लेक्चर रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेसिफिकली पूरा नेचर जो है हिमाचल प्रदेश का हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं कि ये एग्जाम होता कैसा है, कमीशन किस तरह से इसको कंडक्ट करवाता है और कौन इसको दे सकते हैं, यानी कि कौन जो है वो एग्जामिनेशंस में फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। वो सारी चीजों को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास 2 से हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक, जिसमें मैं उसका रोल एंड उसके जो इंपॉर्टेंस है वो सारी चीजें बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा, सबसे पहले जब भी एचएस की बात आती है स्टूडेंट्स यहाँ पे तो दो बहुत कॉमन से सवाल रहते हैं हमारे। इसमें से पहला सवाल रहता है एज का फैक्टर जो है वो जनरली अक्सर एस्पिरेंट्स बोलते हैं जब भी नोटिफिकेशन आती है। हालांकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी उससे पहले द थिंग शुड बी क्लियर फॉर यू, कुछ एक चीजें तो क्लियर होना ही बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दो सवाल यहाँ पे रहते हैं अक्सर, एक तो रहता है एज का फैक्टर और दूसरा रहता है क्वालिफिकेशंस। आज हम इन दोनों को पूरी तरह से मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसके बाद कोई ज्यादा डाउट्स जो है वो आपके जर्नली इसके रिगार्डिंग रहेंगे नहीं, फिर भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पॉसिबिलिटी है आपको ये सारी चीजें पता हो, लेकिन फिर भी दिस प्रोग्राम इज completely dedicated for the aspirants who started their preparations। उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है इस चीज को, या फिर उनको अभी वो फैमिलियर नहीं है इन चीजों से, मैं तो ये मान के चला हूं उनके लिए भी है, और साथ साथ जो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल ये रहेगा, बिकॉज इसमें एचपी जो है आई प्रॉमिस टू यू कि इसका पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो वी विल क्रिएट। चलिए, तो एज की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब भी कोई एस्पिरेंट जो है 21 साल की एज को अटेन कर ले, ठीक है, तब वो एक तरह से एलिजिबल हो जाता है। 21 साल की एज, इसमें एक बार यहां पे दिया होता है 001 एंड द ईयर ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। ईयर ऑफ द नोटिफिकेशन मान लीजिए जैसे 2025 की बात होगी, तो शायद यहां पे पॉसिबिलिटी हो कि 2025 की 1/1/2025 का वार हो जाएगा, 26 में आएगी तो 26 का वार हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/1 और द ईयर ऑन विच द कमीशंस यू कैन से, जब कमीशन लॉन्च देयर नोटिफिकेशन द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, तो वो एक तरह से यू कैन से कंडीशन एक रहती है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑन रहता है, ये याद रखिएगा, ऑन रहता है ये, ठीक है। ऑन और बिफोर इसमें रहता है जब भी आप बात करते हैं मिनिमम एज की, ठीक है जी। और 35 जो है ये भी ऑन रहता है। ऑन बोलने का मतलब इसमें जो एक और जो ईयर रहेगा वो दिन भी काउंट किया जाएगा इसमें। तो अगर आप याद रखिएगा 1/1/2000 समथिंग जो भी ईयर रहेगा उससे पहले या उस दिन अगर आप 21 साल के हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को फुलफिल करने के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो 35 यहां पे होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 यानी कि ऑन अगेन, रिमेंबर 1/1/2000 समथिंग जो भी ईयर रहेगा उससे पहले अगर आप 35 साल के हो गए हैं, या फिर उस दिन अगर आप 35 साल के, यानी कि बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए आप लोग 1/1/2024 या फिर 25 मान के चलते हैं ना, एक यानी कि जनवरी का महीना है, 1 जनवरी 2025, ठीक है जी। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे 34 इयर्स के हैं, ठीक है, और 2 तारीख को 1 और 2025 को मान लीजिए आप लोग जो है यहाँ पे यू कैन 3 को मान लेते हैं कि आप लोग जो है वो 35 इयर्स के हो जाएंगे, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। रिमेंबर 1 तारीख को जो है वो 35 का होना वो एलिजिबिलिटी से आपको बाहर कर देगा, या तो आप इससे पहले 35 के हैं या फिर 1 तारीख को आप 35 के हो रहे हैं। अगर 1 तारीख के बाद आप 35 के हो रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे, तब आप इस एग्जाम को जो है वो फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 रहती है, और उसके लिए है 1/1/2000 समथिंग जो भी ईयर, जिस ईयर में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उस दिन जो है आप 25 के ना हो। उसके बाद अगर आप 25 के हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे, तो उसके बाद अगर आप 25 के हो रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू फुलफिल द एग्जाम, राइट।
उसके साथ साथ क्या एज रिलैक्सेशन रहता है? बिल्कुल, एज रिलैक्सेशन को भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं दैट बिल्कुल 5 सालों का एज रिलैक्सेशन रहता है। भी जर्नली किसके लिए रहता है देख लीजिए, दैट जो भी एससीज हैं, जो भी एसटीज हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। देन उसके साथ साथ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है जी, उनके लिए भी रहता है 5 साल का। और उसके साथ साथ द चिल्ड्रंस और द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एज रिलैक्सेशन रहती है। अब सवाल ये भी आता है कि समटाइम क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी तो यहाँ पे एग्जाम को फुलफिल करते हैं, तो उनके लिए अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, आगे आगे मैं समझाता हूं आपको, तो फिलहाल के लिए एस्पिरेंट्स के लिए तो ये चीजें जो है वो मस्ट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा ये यहाँ पे क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूं, जनरली इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सबस्टेंटिव है, ऑफिशिएटिंग है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है। यानी कि आप ये बोलेंगे अगर मान लीजिए कोई रेगुलर है या कोई वेकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए आया है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल है हिमाचल प्रदेश सरकार में, और उसके साथ साथ या फिर हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है या फिर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, ठीक है जी, जो भी इसके साथ सबऑर्डिनेट है, या फिर एम्प्लॉय है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग का, कॉरपोरेशन का, बैंक का, जिसको ओन किया गया है या फिर कंट्रोल किया जाता है एचपी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे के सारे लोग दे आर आल्सो एप्लीकेबल से दे कैन से दे आर आल्सो एलिजिबल to apply for this examination, but there is some conditions. What are the conditions? Remember that he or she possesses a bachelor degree of a recognized university. पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि उनके पास जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का एक डिग्री जो है वो होना, ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद he has not attained the age on the first day of the January of the year in which the applications are invited by the commission। यानी कि अगेन वही बात आ गई कि जो एज डिसाइड की गई है, अब एज क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। तो जो जनवरी का महीना होगा 1 जनवरी को, वो एज जो है वो अटेन ना हो। एज के लिए क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HAS, जिसमें यू कैन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट है यानी कि SDM वाली जो पोस्ट रहती है उसकी बात करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम प्रोविजन ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, तहसीलदार हैं। इन सभी पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो 45 साल जो है इन लोगों के लिए डिसाइड किया गया है, जितने भी ये हैं, कि 45 साल जो है इससे कम आपका एज जो है वो होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के लिए 42 साल रखी गई हैं, और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर क्लास 1 जो गस्टेड होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में, उनके लिए 42 ईयर जो है यहाँ पे एज जो है वो डिसाइड किया गया है। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं सरकार में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो, चाहे फिर उन पर्टिकुलर जितने भी कॉर्पोरेशन बोर्ड्स हैं जो कंट्रोल या ओन किए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन सभी के लिए जो है कुछ एक कंडीशंस ये जो है फुलफिल होना चाहिए। तो ये है एज वाला बार। द सेकंड जो सबसे कॉमन सा सवाल आता है स्टूडेंट्स, वो आता है क्वालिफिकेशन का, यानी कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो देखिए क्वालिफिकेशन के मामले में इन्होंने 2-3 बातें जो है वो मेंशन की है, मैं बिल्कुल सम अप आपके लिए इसको कर दूंगा। दैट यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली तो बात यही है क्वालिफिकेशन इनका, और यू कैन से एलिजिबिलिटी जिसे आप बोलते हैं। इस एलिजिबिलिटी में जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप जर्नली देखेंगे तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन बोलता है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो वो बैचलर डिग्री हो या उस बैचलर के इक्विवेलेंट कोई ऐसी डिग्री हो, ठीक है, तो उस डिग्री में आप फिर कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 कंडीशंस आती हैं। 2 कंडीशन जो है स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 जो है A और B, यानी कि ये दूसरा डिजायर क्वालिफिकेशन में 3 कंडीशंस जो है यहाँ पे जनरली यहाँ पे दी गई है। इनमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, पहली आपको बता देता हूं। देखो अब मान लीजिए कोई पर्सन A है, अब पर्सन A अपने जैसे ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 3 साल की होती है, ठीक है जी। तो उस केस में मान लीजिए उसके फाइनल एग्जाम चले हुए हैं,
फाइनल एग्जाम, ठीक है। और फाइनल एग्जाम जो है एक तरह से हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। पहली कंडीशन लेके चलते हैं कि उसके फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है भाई अभी। तो उस केस में एज का बैरियर उसने क्रॉस कर लिया है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट्स ये बिल्कुल यहां पे एलिजिबल होगा। याद रखिएगा, टेम्परेरीली एलिजिबल होता है एस्पिरेंट, यहां पे वो बिल्कुल एग्जाम फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि आपका फाइनल के एग्जाम तो हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो उस केस में भी आप इस एग्जाम को जो है वो फुलफिल यहां पे कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, फिर बाद में सबमिट करना पड़ता है रिजल्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई अभी मेरे फाइनल एग्जाम चले हुए हैं, ठीक है जी, अभी फाइनल एग्जाम जो है वो चला हुआ है, ठीक है, और है भी 4th ईयर का, यानी कि 3rd ईयर का, इंजीनियरिंग में 4th ईयर का। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा दैट ये जो फाइनल एग्जाम है, अगर मान लीजिए ये कंडक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी एलिजिबिलिटी रहेगी। याद रखिएगा, उस केस में भी एलिजिबिलिटी रहेगी, लेकिन एक कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। कंडीशन क्या हो जाती है कि जो एस्पिरेंट है उसके जो एग्जाम रहेंगे वो एग्जाम एचएस के एग्जाम से पहले जो है वो फुलफिल या फिर कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी कि जो फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम जो इसका हो रहा है, दे शुड बी कंडक्टेड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम। इसलिए भी यहाँ पे फिर टेम्परेरी बेस पे जो है इनकी क्या की जाती है, एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे यू कैन से अप्रूव कर दी जाती है, लेकिन टेम्परेरी बेस पे, बाद में इनको चीजें दिखानी पड़ती है। रही बात तीसरी, तो ये बोलता है कि मान लीजिए दैट मेडिकल प्रोफेशनल जो है एमबीबीएस हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना फाइनल प्रोफेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, या फिर कोई भी मेडिकल आप देखेंगे एग्जामिनेशन जो है इक्विवेलेंट जो है इस ग्रेजुएशन के, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अपनी इंटर्नशिप उन्होंने कंप्लीट नहीं की है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यहां पे जो ये कैंडिडेट्स होंगे, ये एस्पिरेंट्स होंगे, दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, लेकिन अगेन टेम्परेरी बेस पे। फिर उसके बाद इनको क्या किया जाएगा, वहां पे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे बाद में जाके, जब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जनरली यहाँ पे, तो वहां पे इनको डिग्री और उसके साथ साथ इंटर्नशिप के जो सर्टिफिकेट है वो जो भी रहता है वो सारा का सारा उनको यहाँ पे दिखाना होता है। अदरवाइज ऑल द 3 कंडीशंस जो हैं इस केस में आप जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने जो भी फिर डिमांड कमीशन कर रहा है उसको अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में फिर ये चीजें रहती हैं, राइट। तो ये तीनों कंडीशंस जो है मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई अगर आप सवाल आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जो है बता सकते हैं। तो पहली तो बात सीधी 21 साल और 35, फिर बैचलर, लेकिन फिर भी अगर आप फाइनल ईयर्स के कैंडिडेट्स हैं तब भी आप ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल द एस्पिरेंट्स आर द एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए, तो ये थी दैट कौन दे सकता है, यानी कि जनरली 2 ही सवाल रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मोड में जो है इसको फुलफिल किया जाता है कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो सारी की सारी चीजें जो है वहां पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जब चीजें आएंगी देन मैं आपको सारी चीजें जो है वो मैं आपको फैमिलियर आपको करवा दूंगा, राइट। उसके बाद अगर देखेंगे जब आप एग्जाम भर देंगे तो यहाँ पे कुछ एक एग्जामिनेशन सेंटर्स रहते हैं, जैसे बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना, सुंदरनगर, केलोंग, लाहौल स्पीति, रोहतांग, किन्नौर, यहाँ पे आप जो है एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब बात करते हैं द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए, कमीशन जो है वो जनरली 3 यू कैन से मोड के अंदर जो है, स्टेजेस के अंदर जो है इस एग्जामिनेशन को करवाया जाता है, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री जिसे आप बोलते हैं, देन उसके बाद आता है मेन एग्जामिनेशन, देन उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी कि 3 स्टेजेस होती हैं स्टूडेंट्स। इन 3 ही स्टेजेस को जब आप क्रॉस करेंगे, देन उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनेगा, तो फाइनल मेरिट के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे यू कैन से जो भी पोजीशंस आपको मिली हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तो आपको पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये 3 स्टेजेस हैं। आइए इन 3 स्टेजेस को मैं काफी ब्रीफ में आपको बता देता हूं, बिकॉज अभी मेंस की तरफ जो है हम फिर नहीं जाएंगे आज,
बिल्कुल फिर उसके बाद मेंस की भी हम चीजें को समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है इनका ले लेते हैं। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्री में जब भी हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की, तो इसमें जनरली मैं आपको बता देता हूं, अभी सिलेबस को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, सिलेबस जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा प्री का, मेंस का फिर हम देखेंगे। देखो प्री जो एग्जामिनेशन रहता है इसमें जनरली दो पेपर रहते हैं। एक तो आपका होता है जनरल नॉलेज वाला पेपर और दूसरा होता है सीसेट वाला पेपर। पहली तो बात, जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और सीसेट के अंदर भी 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 100 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 200 मार्क्स जो है ये जनरली आपके रहते हैं और यहां भी यही कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है, 200 मार्क्स। ठीक है जी, इन दोनों में रहते हैं। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि 33% मात्र लेना होता है। लेकिन जीके वाला जो पेपर रहता है, जनरल नॉलेज वाला जो पेपर रहता है, जनरल स्टडी वाला, तो इसमें जो है मेरिट बनता है, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। दोनों ही एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहता है, यानी कि 0.33 का जो है 1/3 जो है एक यू कैन से यहाँ पे मार्क्स करता है। यानी कि अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो फिर एक सवाल जो है वो गलत माना जाएगा। 3 पे 1 जो है वो जनरली यहाँ पे देखा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब प्री में अगर आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस के सवाल रहते हैं, दोनों में ही मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उन 4 में से किसी एक ऑप्शन को राइट आंसर जो है आपने मानना होता है। सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, पूरा ही हिमाचल कवर कर दिया जाता है। करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री है इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी जो है इसको कंसीडर करते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दोनों ही इसमें जनरली पूछी जाती हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और उसके साथ साथ साइंस। तो जनरली ये जो है सिलेबस रहता है, इसी से आप लोगों से 200 मार्क्स के सवाल जो है पूछे जाते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 20 सवाल रहते हैं। जनरली 20 सवाल रहते हैं, ये ज्यादा कम हो सकते हैं, कम इन द सेंस 19 हो सकते हैं, ज्यादा इन द सेंस 23-24 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 सवाल जो है वो यहाँ से इस पूरे के पूरे सिलेबस से आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप सीसेट की बात करें तो सीसेट के लिए भी अगेन सिमिलर ही चीजें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 200 मार्क्स का रहेगा और इसी में आप देखेंगे तो इसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। दैट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर सवाल रहेंगे, इंटरपर्सनल स्किल रहेंगी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें, जनरल मेंटल एबिलिटी चेक की जाती हैं, बेसिक न्यूमरेसी देखी जाती है, चाहे नंबर है, रिलेशन है, मैग्नीट्यूड, उसमें क्लास 10 का याद रखिएगा, क्लास 10 का लेवल जो है वो जनरली सी सेट में आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, 10th लैंग्वेज यू कैन से 10th स्टैंडर्ड के जो है आपको ये मिलते हैं। यानी कि 3 स्टेजेस इस एग्जाम की हैं, उनमें से अगर प्री की बात करें तो 2 पेपर जो है आपके होते हैं। इन्हीं को जब आप क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद मेरिट में आएंगे तो उसके बाद आता है मेंस। और मेंस की जब आप बात करते हैं तो मेंस में वी हैव सम कंपल्सरी पेपर्स, कुछ एक कंपल्सरी पेपर होते हैं और एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों को चूज करना होता है। जब हम कंपल्सरी पेपर्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए हम बिल्कुल मैं बेसिक से चला हूं, फिर इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम मूव करेंगे फर्दर। तो अगर आप कंपल्सरी पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा दैट 6 पेपर जो है वो जनरली हमारे पास कंपल्सरी रहते हैं, जिसमें पेपर 1 जो है वो इंग्लिश का होता है, पेपर 2 हिंदी का रहता है, पेपर 3 ऐसे का होता है, पेपर 4 जर्नल स्टडी 1 होता है, इसका सिलेबस भी हम देखेंगे जब डिटेल में सिलेबस देखेंगे, और जर्नल स्टडी 2 जो है पेपर 5 और जर्नल स्टडी 3 जो है पेपर 6 जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। मार्किंग की बात करें तो इंग्लिश 100 मार्क्स का रहता है, हिंदी 100 मार्क्स का रहता है, ऐसे जो है ये भी 100 मार्क्स का रहता है, जबकि जितने भी ये जीएस स्टडी हैं, जर्नल स्टडी पेपर है 1, 2 और 3, ये 200 मार्क्स के जनरली रहते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज करना होता है, लिस्ट दी होती है कमीशन ने, अभी दिखाऊंगा। उनमें से 2 पेपर जो है उसके होते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे पेपर 7 और पेपर 8, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें तो 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, 100 मार्क्स के, यानी कि 200 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं। ठीक है,
अगर आप इस पूरी मार्किंग की बात करें, इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टेज 3 होती है जिसमें 150, मैं आपको अभी स्टेज दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम इसी पेज पे आ जाएंगे। तो तीसरी जो स्टेज है वो है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट वाली, जिसमें अगेन वही चीजें हैं, आपकी पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज जो हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, वो सारी समझी जाती है। 150 मार्क्स जो हैं इस पर्सनैलिटी टेस्ट के जर्नली एक्चुअली में रहते हैं। अब ध्यान से समझो, अब क्या होगा, दैट कौन है जो यहाँ पे क्वालिफाई करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब इन सभी चीजों को अगर हम सम अप करें, यानी कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दैट प्री को जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे, ठीक है जी, मेंस में जाएंगे। प्री से मेंस लिखने वाले होते हैं 20 इंटूज, यानी कि 20 टाइम्स जो है वो प्री से आपको मेंस लिखे, यानी कि मेंस में जितनी पोस्टें हैं उसका 20 गुना जो है वो प्री से क्वालिफाई निकलेंगे, फिर वहां पे लिखा जाएगा। फिर मेन से जो है वो 3 गुना माने जाते हैं, 3 इंटू जो है 3x जो है वो काउंट किया जाता है पर्सनैलिटी के लिए। यानी कि जो एक पोस्ट रहती है उस एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट जो है वो जनरली फाइट करते हैं, उनमें से एक कैंडिडेट जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, इतने पर्सन को जो है वहां पे बुलाया जाता है, राइट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जब आप मेंस लिखते हैं यहाँ पे, इस मेंस में 2 सिलेबस, 2 सब्जेक्ट है, दैट इज हिंदी और इंग्लिश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं ये भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और इनके जो मार्क्स रहते हैं ये आपके मेंस के पूरा जो ओवरऑल यू कैन से मेरिट बनेगा उसमें यहाँ पे एड ऑन नहीं होगा। इसमें जो है आप लोगों को 40% ईच जो है, याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं 40% ईच, यानी कि 40 नंबर जो है आप लोगों को इन दोनों में, 40 इंग्लिश में 40 हिंदी में लेने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो 40 मार्क्स जो है इनमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। उसके बाद अगर आप इन दोनों को छोड़ें और एग्रीगेट निकालें इन सब का, तो इन सब में आपको मिनिमम 45% मार्क्स तो होना ही जरूरी है, ये मस्ट है। अगर मान लीजिए आपको 45% भी नहीं आ रहे, सभी को एग्रीगेट जब करेंगे तब तो आप यू कैन से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो इन चारों में इनका जो अलग अलग मार्किंग होती है वो काउंट जरूर होगी, लेकिन एग्रीगेट में 45% भी होना चाहिए, इतना परसेंटेज तो आना ही चाहिए, ये भी एक कंडीशन रहती है। अब हिंदी और इंग्लिश जो है इनके जो नंबर होते हैं वो आपके फाइनल एग्जाम या फाइनल लिस्ट के अंदर जो है उसमें एड ऑन नहीं होंगे। यानी कि जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी वो बनेगी सिर्फ इन्हीं के साथ, प्लस 150 जो है ये आपके होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के जो नंबर हैं। टोटल की अगर मैं बात करूं तो 1050 में से जो है जनरली आपको यहाँ पे मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो है 1050 है, उनमें से फिर आपको जो है वो टारगेट करना होता है। जनरली 60 to 63% जो है दिस इज द हाईएस्ट स्कोर, मैक्सिमम स्कोर रहता है ये एस्पिरेंट्स का। तो जो 63-65% पे रहते हैं वो अक्सर जो है वो टॉपर्स ही होते हैं वैसे जनरली। तो अदरवाइज आप ध्यान रखें, तो 1050 जो है ये एक्चुअली में फाइनल स्कोर रहता है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये है स्टूडेंट्स पूरी स्कीम इस पर्टिकुलर एग्जाम की, किस तरह से होता है किस तरह से नहीं। रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में भी मैं आपको बता देता हूं कि कमीशन के द्वारा जो है एक बड़ी लिस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उस लिस्ट के अंदर जो है 31 सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। इन 31 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है, और उसके ऊपर जो है थोड़ा आपको डिटेल नॉलेज जो है उसका होना चाहिए। उसी के ऊपर जो है आपसे 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, राइट। तो ये है एक पूरी की पूरी ओवरऑल स्कीम इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की, कैसे ये कंडक्ट करवाया जाता है कैसे नहीं। अगेन इस गाइडेंस प्रोग्राम को जो है आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा जो भी HS 2025 के। अगला जो क्लास हमारा रहेगा जनरली वो रहेगा जो मेंस का सिलेबस रहेगा, उसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, दैट क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, प्री में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। देन उसके बाद वी विल स्टार्ट द सम इंपॉर्टेंट, द मैप जो हमारे रहेंगे वो वाली सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद कुछ एक टॉपिक्स जो है वो निकालेंगे, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।